नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश की, प्रदेश की बड़ी खबरें और उनके पीछे का सच, उनके पीछे की असल खबर क्या है। तो आइए डिकोड का सिलसिला शुरू करते हैं और आज सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाते हैं जिसमें सारे देश में बहस का एक नया मोर्चा खुल गया है और इसमें आम जनता भी शामिल है। 28 तारीख को देश को नए संसद भवन की सौगात मिलेगी, उद्घाटन होना है, लेकिन इस पर घमासान की स्थिति है। सारे दल दो हिस्सों में बंट गए, एक समर्थन में, एक विरोध में। इन सब के बीच में यह मामला अब सुप्रीम अदालत तक भी जा पहुंचा है। दिन भर इसमें क्या और जुड़ा और किस तरह घटनाक्रम आगे बढ़ा, देखिए जरा। रविवार 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर सियासी दल समर्थन और विरोध के दो खेमों में बंट गए। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत देश के 19 दलों ने बुधवार को बयान जारी कर उद्घाटन समारोह का बायकॉट का ऐलान किया, जबकि भाजपा समेत 17 दल उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने पर स्वीकृति दे चुके हैं। इनमें बीजेडी, वाईएसआरसीपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, शिंदे गुट वाली शिवसेना, एआईएडीएमके, एनपीपी, एनडीपीपी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, जेजेपी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आरएलजेपी, आरपीआई, अपना दल एस, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम और तमिल मनीला कांग्रेस। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बीएसपी भी समारोह में शामिल हो सकती है। इधर समर्थन और विरोध की पॉलिटिक्स के बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन कराने का निर्देश देने बाबत एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने इसमें कहा है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित न करके संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो दिन भर इस मामले पर समर्थन और विरोध के मोर्चे खुले रहे, कई तर्क इसमें रखे गए, लेकिन वास्तव में इस बारे में संविधान में क्या वाकई स्पष्ट कोई निर्देश हैं जिस पर दिन भर हमने बहस देखी। आइए इसको डिकोड करते हैं। पहले आज जो पक्ष ने कुछ नए तर्क रखे उनको समझते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। पीएम सरकार की तरफ से संसद का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, जबकि प्रधानमंत्री हैं। दूसरी दलील दी गई कि 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था और 15 अगस्त 1987 को पीएम राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो फिर अब प्रधानमंत्री मोदी इस नए भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्यों दिक्कत है? जवाब इसका यह आया कि संसद भवन एनेक्सी जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया, वो संसद भवन का एक हिस्सा मात्र था, जबकि संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग जिसकी नींव राजीव गांधी ने रखी, भूमि पूजन तत्कालीन स्पीकर ने किया और उद्घाटन जो है तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया था। लाइब्रेरी बिल्डिंग भी संसद का एक हिस्सा मात्र है, यानी पूरी बिल्डिंग नहीं है नए सिरे से। अब बड़ा सवाल इस बारे में, क्या भारतीय संविधान कोई स्पष्ट निर्देश देता है? इस बारे में कानून और संविधान के कई एक्सपर्ट से आज दिन भर बहस के मोर्चे देखे हमने। संविधान में कानून बनाने, कानून का पालन कराने बाबत प्रक्रियाओं के बारे में प्रावधान ये एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन संवैधानिक महत्व के भवनों के शिलान्यास और उद्घाटन के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नतीजा ये कि जिसकी सरकार उसी के सारे अवसरों पर फोटो और पूरा प्रचार, और इस तरह के मामले में संविधान के प्रावधानों से कहीं ज्यादा महान परंपराओं को बनाना और उनका अनुसरण करना ये दल अब तक करते आए हैं और इसकी उम्मीद भी उन्हीं से की जाती रही। हालांकि आज ये इतना बड़ा मामला है और 28 तारीख तक लगता नहीं कि ये छूटने वाला है। आज सारे देश में इस पर बहस छिड़ी रही। न्यू सेंट्रल विस्टा हाउस, इस बिल्डिंग का उद्घाटन कौन करेगा? क्या इसे राष्ट्रपति को करना चाहिए या फिर इसे प्रधानमंत्री का करना सही है? इस पर हमने राष्ट्रीय पैनल पर बहुत सारी डिबेट्स को देखा। आज हमने भी इसी सवाल पर बड़ी बहस की थी शाम को। आपके और हमारे सुविधा के लिए हमने दर्शकों की लाइन खोल दी और उनसे भी कहा कि आप भी इस सवाल का जवाब दें कि देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। दो प्लेटफॉर्म, एक ट्विटर और दूसरा यूट्यूब, इस पर बहस को लाइव दिखाया भी गया और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तब से लेकर अब तक, जब तक आप कार्यक्रम देख रहे हैं,
हमने आपकी राय जानना चाहिए और आपने खुलकर हजारों वोट किए हैं, लगातार वोट किए हैं। अब इसका नतीजा क्या है यह आप मेरे बगल में टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसे करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन, इस पर 52% लोग राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं और बाकी के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री, 48% जो है प्रधानमंत्री का नाम इसमें लेते नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखें किसे करना चाहिए उद्घाटन, इस पर ट्विटर जो है, ट्विटर की राय जो है अभी आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किसे करना चाहिए उद्घाटन। अभी तक के जो नतीजे हैं इसमें बड़ा क्लोज हो गया है मामला शाम से उलट। तो twitter.com IBS24 न्यूज, इस पर हमने आपको एक अवसर दिया। 52% लोगों ने राय रखी है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए नए संसद भवन का, जबकि 48% लोग मानते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री का करना ही इस पर उचित है, सही है। अब इसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म जिस पर आप देख रहे हैं वोटिंग, इसके अलावा भी हमने आपको एक और अवसर दिया था कि YouTube पर भी आप अपनी राय रखें और यहां भी ढेरों हजारों की तादाद में लोगों ने अपना ओपिनियन दर्ज करवाया है, स्पष्ट राय रखी है। इसी सवाल पर आप देखें YouTube के ऊपर जो राय आई है और जो डेटा बना है वो भी आप सामने देख पा रहे हैं। यहां आंकड़ा और स्पष्टता से दिख रहा है, 75% लोग राष्ट्रपति का उद्घाटन करना सही मानते हैं और 25% प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को उचित मानते हैं। ये आंकड़े लगातार आप ही के अपने वोट, आप ही के अपने ओपिनियन के आधार पर बने हैं और सामने हैं। तो स्पष्ट है जनता की राय और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यह जनता की राय बदलती भी रही और इसमें क्लैरिटी के साथ में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आप पूरा प्रतिशत देख पा रहे थे, इस ओवरऑल प्रतिशत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होने को ज्यादातर लोगों ने दोनों प्लेटफॉर्म्स को अगर आप समग्र तौर पर मिला लें तो उचित माना है, सही माना है। और प्रधानमंत्री के हाथों जो उद्घाटन करने का प्रतिशत है वो भी शाम से लेकर अभी तक लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस विषय पर देश की जनता खुलकर अपनी राय व्यक्त करे ताकि दलों को भी पता चले कि जो वे निर्णय ले रहे हैं उसके बारे में आम जनता ने आप इस पर क्या सोच रहे हैं। ये पूरी तरह आपके वोट पर निर्भर था और अब तक आप जैसा वोटिंग कर रहे थे उसी पैटर्न को एक बार के तौर पर या एक आंकड़े के तौर पर दर्शा रहा था। आते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर पर। झीरम घाटी में नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो गए और इस हमले में जान गंवाने वालों के लिए आज भी आंखें नम कर देने वाला वातावरण बना, लेकिन कुछ सवाल थे, हैं और आगे कब सुलझेंगे ये भी अपने आप में एक सवाल बनकर आज भी सामने आया। देखें। बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन क्या इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया, इस पर अब भी धुंध छाई है। आयोग पर आयोग बने, जांच पर जांच हुई, हर जांच पर सवाल उठे, सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन नहीं मिला तो न्याय। सच भले ही अब तक सामने न आया, लेकिन इसे लेकर दावों का सिलसिला अब भी जारी है। जगदलपुर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि एक न एक दिन सच सामने जरूर आएगा। तो जो सवाल मैंने उठाए हैं उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। गणपति और रमन्ना का नाम FIR से अलग कैसे हुआ, तो सवाल यही है। और जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अपराधी हैं, उसका स्थान वहाँ होगा। इधर झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा ने कुछ अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा दिए। अजीत जोगी जी तो नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो हैं। NIA उनकी नार्को क्यों नहीं करा रही? घटना घटित होती है, सारे मारे जाते हैं, आप सिंगल व्यक्ति आप मतलब एक उनसे बच के आते हैं, ये कैसे संभव है? तो सवाल दोनों तरफ से हैं, अपनों की तरफ से भी और विरोधी खेमे से भी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है जिसमें जगदलपुर एयरपोर्ट पर CM भूपेश का स्वागत करते मंत्री कवासी लखमा की बातचीत पर सवाल उठा दिए। इंसाफ में देरी को लेकर बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरा है। मुझे लगता है कि जब NIA ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उसमें आगे काम कर दे, मगर इनको
रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। दुखद है लेकिन कड़वा सच भी, सवाल जवाब और वार पलटवार के दौर के बीच एक बार फिर से शहीदों के परिजनों ने शहीदों को नमन किया। तो जीरम का सच क्या है, अंतहीन बहस आज भी जारी रही। हमने भी इस विषय पर डिबेट की लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखा। क्यों ये बहस है, इसको डिकोड करते हैं। 25 मई 2013 को शाम के वक्त सबसे बड़े नक्सल हमले की पहली ब्रेकिंग से लेकर पूरी रात और फिर अगले दिन तक 24 घंटों से कहीं ज्यादा समय तक इस खबर के एक एक एंगल, तस्वीर और हालात को लाइव हमने दिखाया, विस24 ने दिखाया। तब राज्य में भाजपा की और केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार थी सत्ता में। ये कांड राज्य सरकार पर एक बड़ा दाग बनकर उभरा, बड़ा सवाल बना और केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस ने मिलकर यह तय किया कि इसकी जांच एनआईए करेगी। राज्य सरकार ने भी फौरन इस पर सहमति जता दी। एक न्यायिक जांच आयोग भी बना दिया। आयोग ने सैकड़ों बार प्रत्यक्षदर्शियों की सुनवाई की। सालों साल आयोग की जांच का एक्सटेंशन होता रहा। उधर एनआईए भी जांच करती रही और फिर 2014 में राजनीतिक हालात बदले। केंद्र में सत्ता में मोदी सरकार आ गई, यानी भाजपा आ गई और 2018 में राज्य में बन गई कांग्रेस पार्टी की सरकार, यानी टेबल अब पूरी तरह टर्न हो गई। कांग्रेस चाहती है अब कि राजनीति इसमें थी, राजनीतिक साजिश थी, इस बिंदु की जांच हो और ये एसआईटी करे जो वो गठित कर रही। कुछ कानूनी उलझने इसमें हैं जिसके लिए कांग्रेस भाजपा को जिम्मेदार बताती है। वहीं जस्टिस मिश्रा की जांच आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पास आ चुकी है। इसे सरकार अधूरा बताती है और इसी पर बीजेपी आज तक कांग्रेस को चुनौती देती हुई घेरती है, सार्वजनिक करने के लिए कहती है। कई बार ये दावा हुआ कि जेब में सबूत हैं, एक्सपोज करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है किसे सबूत दें, केंद्र में हमारी सरकार आएगी तब पता चलेगा। यानी ये तय है कि सच पर सियासत हावी है, पर इस सियासत के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर अभी भी जनता को, प्रत्यक्षदर्शियों को, पीड़ित परिवारों को अपने विवेक से ही डिकोड करना होगा। फिलहाल दोनों पक्षों के एक दूसरे पर आरोप जारी रहे हैं, तब भी, कल भी और आज भी। अगली खबर भोपाल से और बड़ी महत्वपूर्ण, एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा हुआ एक संदिग्ध के परिजनों से। सौरभ के परिजनों ने अपनी बहू पर संगीन आरोप लगाए। देखें। ये हैं एचयूटी के संदिग्ध आतंकी और धर्मांतरण कर सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद के पिता, जो अपने बेटे की मौजूदा स्थिति के लिए बहू सुरभि और राहिला को जिम्मेदार बताते हैं। परिजनों का कहना है कि सौरभ ने पत्नी सुरभि, बच्चों समेत इस्लाम धर्म को अपना लिया, जिसके लिए सौरभ की पत्नी सुरभि जिम्मेदार है। सुरभि को लेकर परिजनों ने और कई खुलासे की कि जिस बहू को बेटी की तरह हमने रखा है, जरा भी अंतर नहीं किया है, परंतु इसने समय पर हमें साथ नहीं दिया, समय पर ये सपोर्ट करती तो सौरभ आज वहाँ नहीं होता। सुरभि चतुर अधिक थी सौरभ से, सौरभ सीधे थे। कई बार ऐसा लगता था कि सुरभि उन पर निगरानी रखती है। सौरभ और सलीम के परिजनों के हाथ सुरभि की एक डायरी लगी है जिसमें बदला लेने जैसी बातें हैं। सौरभ के परिजन बताते हैं कि उसकी पत्नी अक्सर सौरभ पर वायदा पूरा करने का दबाव बनाती रही। सौरभ की मां का कहना है कि धर्मांतरण से पहले सुरभि ताबीज लाया करती थी। मां का आरोप है कि सुरभि जानबूझकर सौरभ को भोपाल से हैदराबाद ले गई। कहने लगी वो तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा किस बात का? कहने लगे उन्होंने वादा किया था, वादा नहीं निभाया। प्लानिंग के तहत तो हुई है, ये तो सच है, क्योंकि नेटवर्क भी इसका चल रहा था। जब तक भोपाल में रहा कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ षड्यंत्र रच के उसको हैदराबाद भेजा। सौरभ और सलीम के परिजनों के आरोप बेहद गंभीर हैं। क्या वाकई शादी से पहले सुरभि ने सौरभ से धर्मांतरण को लेकर कोई वायदा लिया, जिसे पूरा करने को लेकर बाद में दबाव बनाया गया और फिर यही दबाव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भी बना? निश्चित तौर पर एनआईए और एटीएस इन पॉइंट्स पर भी अपनी छानबीन को आगे बढ़ाएगी। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि एचयूटी की आखिर शैली क्या थी, किस तरह से काम करता है, इसी को डिकोड करें। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठन एचयूटी यानी कि हिज्ब उत तहरीर का नेटवर्क एक्टिव था, ये बात सामने आ चुकी है। 16 संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। ये दायरा फैल और बढ़ सकता है। एचयूटी का नेटवर्क जिस पैटर्न पर काम करता है उसमें पहले धर्मांतरण, फिर बेटी से शादी करवाना और फिर उसे धर्मांतरित करके दबाव बनाकर आतंक के नेटवर्क में धकेलना, इसका खुलासा अब तक हुआ है।
एटीएस जांच में यह बात भी सामने आई कि एचईटी ने रायसेन से सटे जंगल में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हैं। समाज में घुल मिलकर रहते हैं। ट्रेनर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, दर्जी, ऑटो ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं ताकि किसी को पता न चले। गिरफ्त में आए सदस्यों में से एक भोपाल के बड़े पॉश इलाके में ट्यूटोरियल संचालक तक निकला। ये साबित करता है कि प्लानिंग लंबी, दूर की और बड़े टारगेट के लिए थी, जिसमें जड़ से हटाने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। चलिए, ये वक्त जल्दी से जल्दी पूरा हो और ये पूरा नेटवर्क खुलकर नेस्तनाबूद हो, ऐसी उम्मीद प्रदेश और देश करता है। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान के वक्त में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर बहस छिड़ गई और अब की बार इसमें कांग्रेस भी इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही। देखिए जरा। मध्य प्रदेश में साल चुनावी है तो सियासी शोर सुनाई देना लाजमी है। चुनावी बिसात पर एक दूसरे को पछाड़ने की तैयारी में दल अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी अक्सर केंद्र की मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को डबल इंजन वाली सरकार बताकर दोगुनी रफ्तार से विकास का दावा करते नहीं थकती। अब इसी बयान पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस ठन गई है। कांग्रेस भी कहती है कि अब एक नए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। अगर डबल इंजन सफल होता तो हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बन जाती। अगर डबल इंजन सफल होता तो कर्नाटक में इनकी सरकार। ये इंजन फेल हो चुके हैं। अब 23 में तो ये सब स्टेट में जो चुनाव है यहाँ फेल होंगे इंजन, और 24 में बड़ा इंजन फेल हो जाएगा, पटरी से बाहर आ जाएगा। इधर अपने ट्रेडमार्क में सेंधमारी देख बीजेपी तिलमिला गई। कांग्रेस के डबल इंजन फॉर्मूले को बीजेपी आउटडेटेड बता रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्विजय और कमलनाथ पुराने जमाने के कोयला इंजन हैं जो चलन से बाहर हो चुके हैं। कोयले के इंजनों का जमाना खत्म हो गया। कोयले के इंजन अब खड़े हो गए हैं सब। इलेक्ट्रिक इंजन देखो कैसे विकास का पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है। अब ये तो जनता को तय करना है कि उन्हें किस डबल इंजन वाली एक्सप्रेस पर सवार होना है। तो इस तरह के सियासी नारों और जुमलों की अब कांग्रेस भी माहिर होना चाहती है और ये मौजूदा दौर में दिख रहा है। आज के डिकोड में बस इतना ही। नमस्कार।